चलिए बच्चों, अभी हम अगले केस पर चलते हैं। अगला केस हमारा क्या है? अच्छा देखो, लास्ट केस जो मैंने बताया उसमें हमने 2 वीक एसिड लिए थे। ऐसे ही आप 2 वीक बेसिस का भी क्या कर सकते हो, पीएच कैलकुलेट कर सकते हो। कंसेप्ट सेम है, फर्क केवल ये है वहां पे Ka1 और Ka2 की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, Kb1 और Kb2 आ जाएगा। ठीक है, वो कर ही लोगे आप लोग। चलो अगले केस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट केस जो है हमारा बच्चों, उसमें हम क्या ले रहे हैं, पॉलीप्रोटिक वीक एसिड ले रहे हैं। ठीक है, पॉलीप्रोटिक वीक एसिड। अब पॉलीप्रोटिक से मतलब क्या होता है, यानी जो एक H प्लस आयन से ज्यादा दे सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीप्रोटिक एसिड। और वो कैसा होना चाहिए, वीक नेचर का होना चाहिए। जैसे कार्बोनिक एसिड है। अब कार्बोनिक एसिड की अगर हम बात करें तो कार्बोनिक एसिड कितने H प्लस आयन रिलीज करता है, 2 H प्लस आयन रिलीज करता है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो वो कैसा हो गया, पॉलीप्रोटिक एसिड हो गया। चलिए भाई आगे बात करते हैं। तो पॉलीप्रोटिक एसिड को हम ले लेते हैं, जैसे सपोज करो H2O है। अब ये H2A जो है ना बच्चों, ये 2 स्टेप के अंदर क्या करता है, अपना वियोजन करता है। पहले वो एक H प्लस आयन रिलीज करेगा और फिर दूसरा H प्लस आयन रिलीज करेगा। तो जब इसने पहला H प्लस आयन रिलीज किया तो ये क्या बन गया हमारा H प्लस, और यहां क्या मिल जाएगा हमें, Ha माइनस। दूसरे केस की तरफ चलते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करेगा, ये जो Ha माइनस है ये फर्दर वियोजित होगा किसमें बच्चों, H प्लस और A माइनस 2 के अंदर। तो ये ऐसा कुछ वियोजन प्रदर्शित करेगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्टिंग में भाई देखो, दोनों स्टेप की जो वियोजन की मात्रा होगी और जो साम्य नियतांक होगा वो ऑब्वियस सी बात है अलग अलग होगा। तो इसके लिए मैं मान लेता हूं अल्फा 1 है वियोजन की मात्रा और साम्य नियतांक है Ka1। इसके लिए मैं मान लेता हूं अल्फा 2 है वियोजन की मात्रा और साम्य नियतांक है Ka2। क्लियर। अब यहां पे ध्यान रखना, हमेशा जो सेकेंड स्टेप होगा, सेकेंड स्टेप में जो आपका अल्फा है, यानी यहां पे जो अल्फा 2 है वो काफी कम होगा अल्फा 1 से। और इसी तरीके से जो साम्य नियतांक की वैल्यू होगी, यानी जो Ka2 का मान होगा वो भी काफी कम होगा Ka1 से। क्यों कम होगा उसको हम डेरिवेशन में समझते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्टिंग इस बात से करते हैं बच्चों की भाई H2A जो है हमारा, यानी जो पॉलीप्रोटिक में भी ये कैसा हो गया, डाइप्रोटिक, क्योंकि ये 2 H प्लस आयन रिलीज करने वाला है। तो इसकी सांद्रता कितनी है, सपोज करिए C1 है और H प्लस और Ha माइनस तो कुछ रहे नहीं होंगे। अब मान लीजिए साम्य की कहानी देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों C1 1 माइनस अल्फा 1, और ये क्या हो जाएगा C1 अल्फा 1, और ये भी क्या हो जाएगा C1 अल्फा 1। ठीक है, आइए अभी यहां पर चलते हैं। यहां पे क्या कहानी होगी बच्चों, Ha माइनस की सांद्रता क्या ली जाएगी, तो Ha माइनस की सांद्रता वो ली जाएगी जो पहली स्टेप के अंदर आई है। तो पहली स्टेप में बच्चों Ha माइनस की सांद्रता कितनी है, C1 अल्फा 1 है। तो यहां पे क्या हो जाएगा C1 अल्फा 1, और क्या H प्लस की सांद्रता यहां 0 होगी, बिल्कुल नहीं। सॉल्यूशन में हमारा ऑलरेडी C1 अल्फा 1 H प्लस प्रेजेंट है। पॉइंट को समझो, यही स्टेप तो आगे टूट रही है ना फर्दर। तो यहाँ पे Ha माइनस की कंसंट्रेशन है C1 अल्फा 1, वो यहाँ ले ली, और H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है C1 अल्फा 1। तो यहाँ पे H प्लस की कंसंट्रेशन भी कितनी आएगी C1 अल्फा 1। हाँ, A माइनस 2 पहले से प्रेजेंट नहीं होगा। बोलो आगे बात समझ में। चलो भाई अभी आगे का स्टेप प्रोसीड करते हैं। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, मान लो इसको एक तरीके से C2 मान लो। क्या मान लो, C2, और अल्फा 2 क्या है, इसके वियोजन की मात्रा है। तो यहां क्या बचेगा, C2 1 माइनस अल्फा 2, यही बचेगा ना। अब C2 क्या था, C1 अल्फा 1 1 माइनस अल्फा 2, ये बचेगा। और क्या, हाँ यहां क्या बचेगा, C1 अल्फा 1 प्लस C1 अल्फा 1 1 माइनस अल्फा 2, ये बनेगा, उतना ऐड हो जाएगा। C1 अल्फा 1 तो पहले से ही प्रेजेंट है ना, उसमें ऐड कर दो क्या, C1 अल्फा 1 1 माइनस अल्फा 2। ठीक है, ये हमारा, अच्छा
ये तो क्या लिखा है भैया आपने, जो डिसोसिएशन हुआ है, जो प्रोड्यूस हुआ है वो कितना हुआ है, तो प्रोड्यूस कितना हुआ है C1 अल्फा 1 इंटू अल्फा 2, ठीक है, ऐसे तो प्रोड्यूस करते थे ना, C1 अल्फा 1, ठीक है, यही लिख देता हूं, एक काम करता हूं, C1 अल्फा 1 अल्फा 2 और A-2 कितना है C1 अल्फा 1 अल्फा 2, ठीक है, यहां से C1 अल्फा 1 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 प्लस अल्फा 2 बच जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अच्छे से ध्यान से वियोजित करके देख लो, वियोजन वैसे ही करना है जैसे हम वीक एसिड के केस में किया करते थे। चलो आगे बात करते हैं, यहाँ पे Ka1 की बात करते हैं, तो Ka1 बराबर क्या हो जाएगा, जरा ध्यान देना, C1 अल्फा 1 इंटू C1 अल्फा 1 अपॉन C1 1 माइनस अल्फा 1, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई यहां से जरा हम Ka2 देख लेते हैं, तो Ka2 क्या हो जाएगा हमारे पास, C1 अल्फा 1 1 प्लस अल्फा 2, ठीक है, ये तो इधर हो गया, और इधर क्या हो जाएगा C1 अल्फा 1 अल्फा 2, और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा बच्चों, C1 अल्फा 1 1 माइनस अल्फा 2 हो जाएगा। अब C1 अल्फा 1 से C1 अल्फा 1 कैंसिल आउट हो गया, इसी तरीके से यहाँ पे बच्चों C1 से ये C1 कैंसिल आउट हो गया, अल्फा की वैल्यू तो वैसे ही बहुत कम है, तो क्या मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ Ka1 इज इक्वल टू C1 अल्फा 1 का स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखा जा सकता है बच्चों, Ka2 बराबर, ठीक है, C1 अल्फा 1 अल्फा 2 और 1 प्लस अल्फा 2 और 1 माइनस अल्फा 2 को मैंने क्या लिख दिया, 1 1 लिख दिया, क्योंकि अल्फा की वैल्यू तो बहुत कम है, तो Ka2 क्या हो जाएगा C1 अल्फा 1 अल्फा 2 और Ka1 क्या हो जाएगा C1 अल्फा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप यहां से Ka1 अपॉन Ka2 देखते हैं तो ये क्या आने वाला है, अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2, कुछ कुछ लास्ट क्वेश्चन जैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये सारी राम कहानी जो मैंने आपको बताई है ये तो एक डेरिवेशन के हिसाब से है। बात करते हैं हम पीएच की, जो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने को वो देगा। तो जब हम इसके पीएच कैलकुलेशन की बात करेंगे बच्चों, तो इसके पीएच में ध्यान रखो सेकंड स्टेप का कोई रोल नहीं है। सेकंड स्टेप का कोई रोल क्यों नहीं है, अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या है बच्चों, C1 अल्फा 1 1 प्लस अल्फा 2 है, और हम जानते हैं कि अल्फा 2 जो है वो काफी कम होगा अल्फा 1 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा 2 तो नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो H प्लस कंसंट्रेशन बचा क्या, C1 अल्फा 1 बचेगा। तो जो पहली स्टेप में H प्लस आयन आएंगे ना वही हमारे कंसिडरेबल होते हैं, सेकंड स्टेप में तो वैसे भी नेग्लिजिबल आयंस हमारे आते हैं। पॉइंट आ गया समझ में। अच्छा चलो अब इस बात को हम चर्चा कर लेते हैं कि अल्फा 2 की वैल्यू अल्फा 1 से काफी कम क्यों होने वाली है। तो देखो यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है H प्लस, और यहाँ पर भी आपका क्या प्रेजेंट है H प्लस, तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा ना, तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो दूसरी स्टेप में वियोजन की मात्रा तो वैसे ही कम थी और वो और भी कम हो जाएगी, तो कम होने की वजह से अल्फा 2 की मात्रा अल्फा 1 के मुकाबले काफी छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से अगर ऐसा आ जाएगा हमारा 1 प्लस अल्फा 2 तो अल्फा 2 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा Ka की बात करें तो भाई जब इसके वियोजन की मात्रा ही कम है तो प्रोडक्ट कम बनेगा, प्रोडक्ट कम बनेगा तो Ka की वैल्यू भी क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है कम आएगी इसके लिए, सेम टेम्परेचर पे अगर हम दोनों स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। तो मोटी मोटी बात यह है कि यहाँ पे जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी वो किसके बराबर कंसिडर कर लेनी है तुम्हें, फर्स्ट स्टेप से आने वाले H प्लस, ठीक है, यानी हमें इसको किसकी तरह ट्रीट करना है, हमें वीक एसिड की भांति, कैसा, वीक एसिड की भांति ट्रीट करना है, ठीक है। लॉजिक वीक एसिड का पता ही है, हमें वीक एसिड की भांति ट्रीट करना है, और कौन सा वीक एसिड, मोनोप्रोटिक, कौन सा, मोनोप्रोटिक की भांति हमें इसको कंसिडर करना है, ठीक है। यही तो होता था ना वीक मोनोप्रोटिक एसिड में H प्लस क्या होता था, C अल्फा के बराबर ही तो होता था, तो वही हमारा निकल के आ रहा है यहाँ पे।
चलिए बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट पीएच। हमें पीएच का मान क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। आगे बोल रहा है वो कि H2S है। अब H2S को अगर आप ध्यान दें, थैंक यू स्टूडेंट्स हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली लाखों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर्स से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पे जाके आप क्लिक करिए और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ मेरी बच्चों से ये भी रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और साथ ही साथ मटेरियल चाहिए, उसके लिए भी आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके क्लिक करके वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये डाइप्रोटिक है। डाइप्रोटिक का मतलब क्या है, ये 2H+ आयन का त्याग कर सकता है। इसके लिए Ka1 और Ka2 की वैल्यू हमें दे रखी है, तो कोई वादने नहीं यार, इसको कैसा ट्रीट कर लो, मोनोप्रोटिक एसिड की तरह ट्रीट कर लो, क्योंकि सेकंड स्टेप से आने वाले H+ आयन तो वैसे भी कंसिडर नहीं किए जाते हैं। और जो मैंने Ka1 Ka2 का फंडा आपको बताया था, यहाँ देखो Ka2 की वैल्यू 10⁻⁻14 है, जबकि Ka1 कितना है, 10⁻⁻7 है। तो Ka2 की वैल्यू काफी ज्यादा कम है Ka1 से। क्लियर है ना पॉइंट। चलो बच्चों अभी हम डायरेक्ट इसको वीक मोनोप्रोटिक एसिड की तरह ट्रीट कर लेते हैं। तो H+ आयन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ पे, दैट इज इक्वल्स टू C अल्फा, और C अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, √Ka.C। बोलो ठीक कहानी। यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, H+ आयन की कंसंट्रेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे Ka कौन सा लेना है हमें, Ka1 लेना है, ठीक है ना। चलो अभी बात करते हैं आगे। तो ये हो गया हमारा H+, ये हो जाएगा हमारा Ka1 की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻7। कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1 का मतलब 10⁻⁻1, यानी H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे, 10⁻⁻8। और ये क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट में, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 10⁻⁻4 आएगा। तो अगर हम यहाँ से पीएच की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो पीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे 4 आ जाएगी, ठीक है। तो इस पैटर्न पे क्या है, देखो सिंपल सा, इसमें डाइप्रोटिक का जो केस था वो डाइप्रोटिक तो रहा नहीं, वो किसके ऊपर चला गया, आपका मोनोप्रोटिक के केस के ऊपर चला गया। तो उसको आप मोनोप्रोटिक की तरह ट्रीट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। देखो मोनोप्रोटिक का ही डायरेक्ट लॉजिक हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। क्लियर। अब मान लो किसी ने तुमसे बोल दिया कि भाई HS- की कंसंट्रेशन क्या होगी, तो HS- की कंसंट्रेशन और H+ की कंसंट्रेशन दोनों क्या होगी, बराबर ही होगी, यानी 10⁻⁻4 ही वहां पे निकल के आएगी, ठीक है ना बात। तो इसको ऐसे ट्रीट करो। अच्छा देखो एक एग्जांपल और आपको यहाँ पे बताता हूं। मान लो आपको एक क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, सेम यही डेटा है, साथ ही साथ में ये दे दिया 0.1 mH2S प्लस 0.1 mHCl, ठीक है। और यहां लिख दिया सपोज करो समान आयतन, दोनों का हमने क्या लिया है, समान आयतन लिया है। तो पहली बात तो ये देखो आप कि यहाँ पे क्या है बच्चों, एक तो है वीक डाइप्रोटिक एसिड और दूसरा है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो डाइप्रोटिक एसिड जो कि वीक है अपने आप में, उसका तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह गया यार। यहां तो ये केस किस पे चला गया, याद करो हमने वीक मोनोप्रोटिक एसिड लिया था और स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था। तो हम ये बोलते थे कि यार वीक है उसका तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगा, वहां से आने वाले H+ आयन का कोई कंसिडरेशन नहीं किया जाएगा, केवल स्ट्रॉन्ग एसिड से जो आएंगे उसे ही हम लेके पीएच कैलकुलेट कर देते थे। तो यहां भी तो वही करना है हमें। ये जो वीक एसिड है इसकी कोई इंपॉर्टेंस यहां पर नहीं रह जाती है, केवल किसकी इंपॉर्टेंस रहेगी, स्ट्रॉन्ग एसिड की। और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है यहाँ पे, HCl है। अब चूंकि वो समान आयतन बोल रहा है तो कंसंट्रेशन आधी हो जाएगी, यानी बेसिकली द कंसंट्रेशन ऑफ HCl एसिड is 0.1/2, that is 0.05, that is equals to 5 into 10⁻⁻²। अब क्या करना है, हमें इसका नेगेटिव लॉग लेना है। तो पीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 2 - 0.7, that is equals to 1.3। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी पीएच की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्या है यहाँ पे बच्चों, फंडा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोले, समान आयतन। तो मेरे ख्याल से समान आयतन का तो कंसेप्ट अब आप लोग समझ ही गए होंगे। जैसे ही समान आयतन वो दे देता है, हमें सांद्रताएं क्या करनी है, आधी करनी है। तो समान आयतन वाले 0.2 m H2S तथा 0.02 m CS3COOS दिए हुए हैं। तो समान आयतन की वजह से सांद्रताएं आधी हो गई, यानी कि H2S का तो हो गया 0.1 और CS3COOH का क्या हो गया, 0.01 हो गया। क्लियर। विलयन को मिलाया जाए तो पीएच का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है बच्चों, पीएच का मान ज्ञात करना है। चलिए Ka1 दिया है 10 की पावर -7, Ka2 दिया है 10 की पावर -14 H2S के लिए, जबकि KaCS3COOH की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 × 10 की पावर -5। अब ये पैटर्न जो है ये किस पे चला गया, ये हमारा जब हमने पढ़ा था कि दो वीक मोनोप्रोटिक एसिड को अगर हम मिलाएं तो वो जो केस बनता था उसकी तरह चला गया। देखो यहाँ पे जो ये डाइप्रोटिक एसिड है, मैंने बताया अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में कि आपको इसको कैसा ट्रीट करना है, मोनोप्रोटिक एसिड, वीक मोनोप्रोटिक एसिड की तरह ट्रीट करने को बोला ना। तो ये एक तरीके का क्या हो गया, वीक एसिड हो गया, ये दूसरे तरीके का क्या हो गया, वीक एसिड हो गया। तो ये उस पैटर्न के क्वेश्चन पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहां स्टार मार्क करके लिख लो, इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन दो वीक मोनोप्रोटिक अम्ल, दो वीक मोनोप्रोटिक एसिड वाले केस पर चला जाता है, दो वीक मोनोप्रोटिक एसिड वाले केस पर चला जाता है। क्लियर है ना पॉइंट। अब देखो Ka की वैल्यू दे रखी है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, C1Ka1 प्लस C2Ka2, और यहाँ क्या आ जाएगा भाई, अंडर रूट आ जाएगा, इसी पैटर्न पे जाएगा। तो C1 की वैल्यू भाई ध्यान से पुट करना, आधी करके पुट करना, 0.1 का मतलब हो जाएगा 10 की पावर -1, और Ka1 की वैल्यू क्या, अच्छा यहाँ पे Ka2, 2 से मेरा मतलब क्या है भाई, CS3COOH है, ठीक है, CS3COOH है, और 1 से मेरा मतलब क्या है, H2S है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें बच्चों, इस Ka2 का तो कोई काम ही नहीं है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना। चलो भाई, तो C1 की वैल्यू यानी कि हम किसके लिए पुट कर रहे हैं, H2S के लिए, 10 की पावर -1 हो गई, और Ka1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 10 की पावर -7 हो जाएगी। प्लस बात करें तो C2 की वैल्यू 0.02 है, यानी वो आधी रह जाएगी, 0.01, यानी कि 10 की पावर कितनी हो जाएगी, वो हमारे पास -2 हो जाएगी। और Ka2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास बच्चों, CS3COOH के लिए 2 × 10 की पावर -5, 2 × 10⁻5 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा अंडर रूट। बस सॉल्व करना है, पीएच का आंसर तुम्हारे पास आने वाला है भाई, हाँ एकदम मजेदार तरीके से। तो H+ बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻8 प्लस, ये देखो 5 और 2 7 होगा, तो मैं इसको 20 ले लेता हूँ, 20 लेने से क्या होगा, -8 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 20 × 10⁻⁻8। इधर क्या चल रहा है हमारा, अंडर रूट चल रहा है। 20 और 1 कितना होता है, 21 × 10⁻8। इधर क्या चल रहा है, अंडर रूट चल रहा है, नेगेटिव लॉग ले लोगे पीएच आ जाएगा, ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा -log 10⁻8 यानी 8 माइनस log 21, log 21 को लिख देता हूं मैं, 7 3 जा 21, तो log 7 की वैल्यू होती है बच्चों 0.85, जबकि log 3 की वैल्यू होती है हमारे पास 0. कितनी होती है भाई, 48 ले लेते हैं राउंड अप करके, 4771 होती है, 0.48 ले लिया। तो यहाँ से pH की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, pH इज इक्वल टू हाफ इंटू 8 माइनस 8 और 5 कितना हो जाएगा, 8 9 10 11 12 13 का 3 बचा, 1 8 4 12 और 1 13 यानी 1.33। ये हो जाएगा बच्चों हाफ 5 7 6 6.67। इसको और सिंप्लीफाई कर लिया तो pH की वैल्यू 3.335। ठीक है, ये हमारे क्या आ जाएगी बच्चों, pH की वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये किस पे चला गया, दो वीक मोनोप्रोटिक एसिड को मिक्स करके जो हमारा विलयन बनता था उस वाले सेक्शन के ऊपर चला जाएगा। ये जो यहाँ पे Ka2 है, इसका कोई यहाँ पे खास इंपॉर्टेंट रोल नहीं
रह जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों अभी नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा लवण का जल अपघटन। प्यारे बच्चों, हमें रोज लाखों कमेंट्स आते हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, ये वाला टॉपिक सर एक्सप्लेन कर दीजिए। कोई फिजिक्स के टॉपिक के लिए पूछता है, कोई केमिस्ट्री के टॉपिक के लिए पूछता है। ठीक है बच्चों, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर जाकर उसको एक बार सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी आप क्लिक कीजिए, क्योंकि उससे होगा क्या, जो भी हम नए वीडियोस अपलोड करेंगे वो आप तक हैंड टू हैंड आ जाएगा और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। हम ऐसा बोल क्यों रहे हैं बच्चों, क्योंकि होता क्या है, जो टॉपिक्स की आप डिमांड कर रहे होते हैं उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना के डाली हुई होती है। ठीक है, तो वो आपको सर्च करेंगे वहाँ पे तो बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाइए, एक बार सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस को बच्चों हिंदी में क्या बोलते हैं? लवण। लवण मतलब सॉल्ट का जल अपघटन, जल अपघटन मतलब हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, चलिए तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस को डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो सॉल्ट की सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, तो सॉल्ट हमारे अलग अलग टाइप के बन सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो कौन से अम्ल और कौन से क्षार से मिलके बने हैं। तो देखो सबसे पहले तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब मैं आपको बता दूं, आप सभी को पता होगा। अगर मैं क्या ले रहा हूं बच्चों? अम्ल ले रहा हूं। ठीक है, ये मैंने क्या ले लिया? अम्ल ले लिया, और इस अम्ल की अभिक्रिया मैंने किसके साथ करा दी? क्षार के साथ करा दी। तो मेरे को क्या मिलने वाला है? ऑब्वियस सी बात है, लवण मिलेगा, और साथ ही साथ में मेरे को क्या मिलेगा? जल मिलेगा। ये जो प्रक्रिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उदासीनीकरण, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। दोबारा ध्यान से सुन लो, अगर मैं किसी एसिड को किसी बेस में मिला देता हूं तो क्या मिलेगा? हमें लवण मिलेगा तथा जल मिलेगा। और ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। वहीं अगर मैं इसका उल्टा देखता हूं, यानी जब मैं किसी लवण को जल में डालता हूं तो लवण को जल में डालने पर वो क्या देगा? हमें अम्ल और क्षार देगा। बस यही प्रोसेस क्या कहलाता है? हमारा हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, ध्यान से सुन लो, अगर मैं किसी अम्ल को क्षार के अंदर मिलाऊं तो मेरे को लवण और जल मिलता है। ये प्रक्रिया कहलाता है क्या? न्यूट्रलाइजेशन। जबकि इसका उल्टा, यानी अगर मैं किसी लवण को जल में डाल देता हूं तो वो क्या देता है? हमें अम्ल और क्षार देता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? हमारा हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस कहलाता है। क्लियर है ना पॉइंट? तो ये हमारा क्या होता है बच्चों? सिंपल सा सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस करने का तरीका होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे लवण जो है वो हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। ठीक है, तो कौन से लवण नहीं करते हैं, तो पहले वो समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि लवण किस किस प्रकार के होते हैं। अच्छा, एक चीज और, जो न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया होती है ना हमारी, कौन सी? न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन प्रक्रिया जो होती है बच्चों, ये ऊष्माक्षेपी प्रवृत्ति की होती है, यानी इसमें ऊर्जा क्या होती है? निकलती है। जबकि इसकी उल्टी प्रोसेस मतलब हाइड्रोलाइसिस की मैं बात कर रहा हूं बच्चों। तो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस जो होता है ना, ये कैसा प्रोसेस होता है? ऊष्मा शोषी, यानी इसके अंदर ऊर्जा क्या हो रही होती है? ग्रहण हो रही होती है। ऑब्वियस ही बात है यार, दोनों एक दूसरे के रिवर्स में है, तो एक का अगर क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगी, तो दूसरी क्या आएगी? ऑब्वियस ही बात है, एंडोथर्मिक आएगी ना। ठीक है, तो इस तरीके से ये ध्यान रखना, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बच्चों। चलो भाई आगे बात करते हैं हम लवण के प्रकार। तो बच्चों अगर लवण के प्रकार की बात करी जाए, लवण के प्रकार, अगर लवण के प्रकार की बात करी जाए तो हमारे पास 4 प्रकार होते हैं। पहला, वो लवण जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ होता है। दूसरा हमारा होता है वो लवण जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बनता है। तीसरा हमारा होता है जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनता है। चौथा हमारा होता है
जो वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बनता है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, लवण होते हैं। दोबारा सुन लो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वीक बेस। ये 4 प्रकार के हमारे पास क्या हो गए, लवण हो गए। अब बात करते हैं बच्चों किसका नेचर कैसा होगा। तो देखो पहला वाला जो केस है ना, ये तो हमारा क्या होता है बच्चों, न्यूट्रल केस होता है। कैसा केस होता है, न्यूट्रल केस होता है। यानी इसके अंदर पीएच का मान आपका कितना आएगा बच्चों, 7 आता है। ठीक है, अगर दोनों हमारे पास मान लो ऐसा लवण है जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है, तो अगर आप उसको जल में घोल दोगे तो वो न्यूट्रल नेचर ही शो करेगा। क्यों, क्योंकि भाई वो स्ट्रॉन्ग, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो वो इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसका पीएच कितना आता है बच्चों, पीएच का मान आएगा 7। एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो जैसे सपोज करो हमारे पास NaCl है। अब NaCl में कौन सा अम्ल और कौन सा क्षार, तो भैया NaOH तो हो गया क्षार और HCl हो गया हमारा एसिड। तो ऑब्वियस ही बात है यार, दोनों कैसे नेचर के हैं, प्रबल नेचर के हैं, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अगर ऐसे ही बात करें तो हम ले सकते हैं बेटा K2SO4। अब अगर K2SO4 की बात करी जाए तो K2SO4 के अंदर बेटा KOH है और H2SO4 है, दोनों हमारे स्ट्रॉन्ग नेचर के हैं, तो ये भी कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। देखो पहचानना आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो पहचानने का तरीका यही है, जो सॉल्ट है ना हमारा, उस सॉल्ट को तोड़ लो भाई। NaCl को तोड़ लिया, मान लो तुमने Na+ में और Cl- में। अब इसको तोड़ने के बाद जो, अच्छा किस में टूटेगा ये बेटा, जल के अंदर ही टूटेगा ना। तो जल में जब आपने इसको तोड़ लिया तो उसके बाद आपको जो जल के ऑपोजिट आयन है, जल के ऑपोजिट आयन से मेरा मतलब क्या है, H+ और OH-। तो यहां अभिक्रिया करा दो आप OH- की, पॉजिटिव वाले के साथ नेगेटिव और नेगेटिव वाले के साथ पॉजिटिव। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, NaOH बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, HCl बन जाएगा। तो ये दोनों किस कैटेगरी में होते हैं, स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, न्यूट्रल केस के अंदर चला जाएगा। ऐसे ही K2SO4 को अगर आप तोड़ते हो तो एक तो मिलेगा आपको KOH, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं भी, एक क्या मिलेगा आपको, H2SO4। तो बेटा KOH कैसा होता है, ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस और ये होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये भी कैसे नेचर का हो जाएगा, न्यूट्रल नेचर का हो जाएगा। तो इसका भी पीएच क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर, चलो आगे बात करते हैं। अगला हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। अब बच्चों दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग है, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग है, एसिड स्ट्रॉन्ग है। यानी ये अभी हमारा कैसा हो जाएगा, एसिडिक कैटेगरी के अंदर चला जाएगा। अगर ये एसिडिक कैटेगरी के अंदर चला जाएगा तो इसके पीएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, <7 हो जाएगी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें बच्चों तो ये हो जाएगा NH4Cl। अगर आप NH4Cl को तोड़ोगे ना तो आपको मिलेगा एक तो क्या, NH4OH, क्या मिलेगा, NH4OH। अब NH4OH कैसा क्षार होता है बच्चों, वीक कैटेगरी का क्षार होता है। कैसा होता है, वीक कैटेगरी का। जबकि वहीं अगर मैं HCl की बात करूं तो HCl कैसा एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये कैसा सॉल्यूशन बनाएगा हमारा, एसिडिक सॉल्यूशन। और इसके पीएच का मान कितना होगा, 7 होगा। अब वो पीएच का मान 7 से कम कैसे होगा वो अभी अपन आगे देखेंगे। ठीक है, पीएच का मान 7 से कम होगा ये तो फिक्स है, लेकिन कितना कम होगा और उसकी क्या वैल्यू होगी वो अभी आगे हम डेरिवेशन में कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो सकता है बच्चों, इसके केसेस बन सकते हैं। अगर वहीं हम देखें वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की कहानी, तो समझ ही गए होंगे आप लोग कैसा जाने वाला है, ये बेसिक नेचर का जाने वाला है। इसके पीएच की वैल्यू क्या आएगी, >7 आएगी। कितनी आएगी वैल्यू वो आगे डेरिवेशन में समझेंगे। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा, CH3COONA। अगर आप CH3COONA को देखोगे तो ये कैसे देगा हमें, क्या क्या एसिड है और क्या बेस है। तो आपने देखा यार CH3COOH तो हमारा एसिड है और NaOH हमारा क्या है, बेस है। NaOH होता है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस,
जबकि CH3COOH होता है हमारा वीक एसिड। तो ये किस कैटेगरी के अंदर चला गया? वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और इसका पीएच जो होगा वो 7 से ज्यादा होगा, आप सभी जानते हैं। और कैटेगरी कौन सी हो जाएगी इसकी, नेचर कैसा हो जाएगा? बेसिक। जबकि लास्ट में अगर बच्चों हम वीक एसिड और वीक बेस की बात करें ना, तो यहाँ पे हम कोई कंक्लूजन नहीं दे सकते कि भाई ये किस कैटेगरी में होगा। ये एसिडिक भी जा सकता है, बेसिक भी जा सकता है और न्यूट्रल भी जा सकता है। ये तो हमें कैलकुलेशन करने के बाद ही पता लगेगा। क्लियर क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर दोनों वीक नेचर के हैं तो ये किस कैटेगरी में लवण जाएगा, इसका हम कोई कंक्लूजन फिलहाल नहीं दे सकते। ये हम पीएच कैलकुलेशन करने के बाद ही बता सकते हैं कि ये एसिडिक होगा, बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं जरा। तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है बच्चों, जैसे CH3, ठीक है, COONH4 ले लिया हमने। अब CH3COONH4 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा बच्चों CH3COOH तो एसिड होगा और NH4OH हमारा क्या होगा? बेस होगा। तो दोनों ही कैसी कैटेगरी के हैं? वीक कैटेगरी के हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा। तो बच्चों ये तो हमने देख लिया कि किस टाइप का सॉल्ट जो है उसका पीएच क्या होगा, कौन सी कैटेगरी में आएगा। अभी हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइसिस देखते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो बच्चों अगर आपको हमारे चैनल पर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ ही साथ उन वीडियोस को शेयर कीजिए। आप अगर उसको शेयर करेंगे तो हो सकता है कोई ज़रूरतमंद बच्चा हो जिसको वो वीडियो की काफ़ी रिक्वायरमेंट हो, तो वो उसको आपके शेयरिंग से देख सकता है। ठीक है बच्चों, तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी मोशन टीम जो है वो आपके प्यार और स्नेह को देखते हुए काफ़ी मोटिवेटेड है और वो काफ़ी डेडिकेटेड है कि आपको अच्छे से अच्छा लेक्चर प्रोवाइड कर सके ताकि आप उससे कुछ नया और अच्छा सीखें। टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो बच्चों अगर टाइप्स की बात करी जाए तो यहाँ पे 3 प्रकार का क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस होता है। पहला होता है धनायनिक यानी कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस, दूसरा होता है ऋणायनिक यानी कि एनायनिक हाइड्रोलाइसिस, और तीसरा होता है हमारा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो कब कौन सी कैटेगरी का हाइड्रोलाइसिस होगा ये डिपेंड करेगा कि सॉल्ट के अंदर कैसा एसिड या कैसा बेस है। तो ध्यान रखिए अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो वहां हाइड्रोलाइसिस परफॉर्म नहीं होता। ऐसा क्यों होता है बच्चों? तो देखो उसके पीछे कारण ये है, अगर हमारा ऐसा लवण होगा जिसमें दोनों चीजें ही स्ट्रॉन्ग है, यानी एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो 100% डिसोसिएटेड फॉर्म में रहेंगे ना। ठीक है, जैसे सपोज करिए हम देखो पहला केस लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का केस लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस के अंदर हमारा हाइड्रोलाइसिस परफॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर मान लो हमने NaCl लिया, अब ये NaCl क्या बनाएगा? आपका Na+ बनाएगा और Cl- बनाएगा। अब मान लो इसने हमारा एसिड और बेस भी बना लिया कंबाइन होके, यानी NaOH और HCl भी बना लिया, तो भी तो वो स्ट्रॉन्ग नेचर के ही होंगे। अगर वो स्ट्रॉन्ग नेचर के होंगे तो वो तो 100% आयनों में विखंडित अवस्था में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भैया हाइड्रोलाइसिस हुआ क्या है? कहाँ? ये Na+ और Cl- जो है ये वाटर के साथ फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा, यानी ये NaCl वियोजित फॉर्म में ही होगा। तो ध्यान रखना जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होता है उसका तो वियोजन ही नहीं होता। आगे की कहानी जरा हम समझते हैं। आगे की कहानी समझने के लिए याद रखो हाइड्रोलाइसिस केवल उसी पार्ट का होता है जो वीक होता है। क्यों? क्योंकि वही रिवर्सिबल रिएक्शन दे सकता है, सभी रिवर्सिबल नहीं रिएक्शन नहीं दे सकते। ठीक है, जैसे सपोज करो आपके सामने होता बेटा NH4Cl। अब NH4Cl को आपने तोड़ दिया तो ये बन गया हमारा NH4+ और ये हो गया हमारा Cl-। अब ये NH4+ क्या होगा बच्चों? ये वाटर के साथ कंबाइन होगा और ये क्या फॉर्मेशन कर सकता है हमारा? NH4OH और क्या बना लेगा? H+। तो ये NH4OH वीक होने की वजह से ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है ना, जबकि यहां पर ये जो Cl- है बच्चों ये H+ के साथ मिलकर HCl बनाएगा नहीं यार, ऐसा होगा ही नहीं,
क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये Cl माइनस तो HCl जो है वो खुद स्ट्रॉन्ग नेचर का है। अगर स्ट्रॉन्ग नेचर का होगा तो वो तो 100% वियोजित फॉर्म में होगा ना, वो हाइड्रोलाइसिस हो कहाँ रहा, वाटर के साथ रिएक्शन कर ही कहाँ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो लिखो इसके अंदर, हाइड्रोलाइसिस का सिंपल सा मतलब होता है जल के साथ अभिक्रिया करना। लिखो, हाइड्रोलाइसिस का सिंपल सा मतलब होता है जल के साथ अभिक्रिया करना। ठीक है, किसके साथ अभिक्रिया करना बेटा? जल के साथ अभिक्रिया करना। कॉमा करके लिखो आगे, यदि हमारा लवण प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से मिलकर बना है, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से मिलकर बना है, तो वह 100% वियोजित अवस्था में रहेगा, तो वह 100% वियोजित अवस्था में रहेगा। ठीक है, यानी वह जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता, यानी वह जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता। ठीक है, वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। तो हमने क्या लिखा बेटा? स्टामा करके हमें ये लिखना भी है। अगला पॉइंट लिख लो स्टामा करके, किसी लवण में से वह भाग जो दुर्बल से आता है, वह भाग जो दुर्बल से आता है, ठीक है, कौन सा भाग बेटा? वह भाग जो दुर्बल से आता है, वह हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट करता है, वह हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो वो भाग जो क्या होता है बेटा? दुर्बल वाले सेक्शन से आता है, वो आपका हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट करता है। क्लियर? तो अगर दो हमारा ऐसा लवण है जो दोनों स्ट्रॉन्ग से बना हुआ है, तो वो तो वैसे भी हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो वो केस तो हमारा ही चला गया। अब कौन कौन से टाइप होते हैं? तो देखो, इसमें पहला टाइप होता है बच्चों अपना कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस, यानी कि धनायनिक हाइड्रोलाइसिस हम लोग इसको बोल सकते हैं। अब कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस की अगर मैं बात करूं, यानी धनायनिक हाइड्रोलाइसिस की हम लोग चर्चा करें, तो बच्चों इसके अंदर जो हमारा कैटायन होना चाहिए ना, वो वीक वाले पार्ट से आना चाहिए, और वही हमारा क्या करेगा? हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस के अंदर लिखो, जब लवण का धनायन वाला भाग ही केवल जल के साथ अभिक्रिया करता है, ही केवल जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो इसे हम धनायनिक हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, तो इसे हम धनायनिक हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, अगली लाइन में लिखो, वह लवण जो वीक एसिड, ठीक है, क्या बोला मैंने? वीक एसिड। ठीक है, वीक एसिड से हमें क्या मिलेगा? एनायन मिलेगा, तो यहां हम बेस ले लेते हैं। वीक बेस तथा स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बने हैं, वह लवण जो वीक बेस तथा स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बने हैं, धनायनिक हाइड्रोलाइसिस देते हैं, धनायनिक हाइड्रोलाइसिस देते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमारा क्या हो गया? NH4Cl हो गया। अभी मैंने खैर NH4Cl का तो बता ही दिया आपको, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे NH4 प्लस क्या है? हमारा कैटायन है, और ये हमारा किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? जल के साथ। तो ये कौन सी टाइप की अभिक्रिया कहलाएगी? हमारी धनायनिक हाइड्रोलाइसिस कहलाएगा, यानी कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस कहलाएगा। दूसरी हम बात करते हैं बच्चों, दूसरा हमारा होता है एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। कौन सा होता है? एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो एनायनिक हाइड्रोलाइसिस में केवल कौन पार्टिसिपेट करेगा बच्चों? एनायन। तो लिखो इसके अंदर, वह हाइड्रोलाइसिस जिसमें लवण का केवल ऋणायन वाला भाग जल के साथ अभिक्रिया करता है,
जल के साथ अभिक्रिया करता है उसे एनायनिक हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है, उसे एनायनिक हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है। ठीक है पॉइंट। एग्जाम्पल की अगर बात, अच्छा कौन सी कैटेगरी हो जाएगी, इसका उल्टा कर दो। हाँ, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, क्या आ जाएगा इसमें बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। आइए समझते हैं कैसे। भाई यहां पर क्या होगा, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो CH3COO ले लेता हूं मैं। अब CH3COO को देखोगे अगर, तो ये कैसे वियोजित हो जाएगा हमारा, CH3COO माइनस और क्या हो जाएगा, Na प्लस हो जाएगा। अब CH3COO माइनस जो है बच्चों, ये हमारे जल के साथ अभिक्रिया करेगा। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये CH3COO माइनस जो है ये हमारी जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, CH3COOH बना लेगा। ठीक है, और साथ में OH माइनस आयन देगा। तो ये CH3COOH क्योंकि वीक है इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन दे सकता है, लेकिन यहाँ पे Na प्लस जो है हमारा बच्चों, ये तो OH माइनस आयन के साथ कंबाइन नहीं हो पाएगा ना। क्यों, क्योंकि NaOH तो स्ट्रांग है, तो ये तो विखंडित फॉर्म में ही रहेगा ना, ये कंबाइन ही क्यों होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा भाग हिस्सेदारी में जा रहा है, एनायन वाला भाग हिस्सेदारी में जा रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एनायनिक हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, तो एनायनिक हाइड्रोलाइसिस में कौन सी कैटेगरी आ जाती है बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड की। वो फटाफट याद आ जाएगा। देखो हमारा क्या होता है, कौन सा भाग लेता है भाई हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट, तो वीक वाला पार्ट लेता है। अब कैटायन किस में से निकलता है भाई, H प्लस चला गया तो A माइनस मिलेगा, यानी एसिड में से तो एनायन मिलेगा, यानी वो एसिड अगर वीक होगा हमारा और बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो एनायनिक हाइड्रोलाइसिस होगा। जबकि इसका उल्टा कर दो, अगर मान लो हमारा कैटायन कैसा है बेटा, बेस कैसा है, वीक है, और एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा भाई, बेस क्या हो गया, जैसे AOH हो गया तो उसमें से OH माइनस चला गया तो A प्लस बचा। अब A प्लस मान लो बेस में से वीक है तो वो हमारा किस कैटेगरी में चला जाएगा, कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस कैटेगरी में चला जाएगा। तो ये आपको माइंड में सेट रखना पड़ेगा, फुल्ली कंसेप्चुअल है, बिल्कुल भी इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। बस हाँ इतना ध्यान रखना है कि जो भी पार्ट वीक होगा वो हाइड्रोलाइसिस में जाएगा। और तीसरी कैटेगरी आती है हमारी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, पूर्ण हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस की अगर बात करी जाए, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, तो बच्चों अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस की हम बात करें तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस के अंदर क्या होता है, जिसमें कैटायन और एनायन दोनों ही हाइड्रोलाइसिस में भाग लेते हैं। तो ऐसा कब हो सकता है, जब दोनों पार्ट हमारा क्या हो बच्चों, वीक हो, यानी बेस और एसिड दोनों ही वीक हो और इनसे मिलके अगर कोई लवण बन रहा है तो उसके अंदर हमारा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस जाता है। तो लिखना जरा इसके अंदर, वह लवण जो वीक एसिड तथा वीक बेस से मिलकर बने होते हैं, वह लवण जो वीक एसिड तथा वीक बेस से मिलकर बने होते हैं, वह पूर्ण हाइड्रोलाइसिस देते हैं, वह पूर्ण हाइड्रोलाइसिस देते हैं। क्लियर है पॉइंट। तो एग्जांपल के तौर पे मान लो आपने क्या लिया बेटा, NH, ये लेते हैं अपन CH3COO NH4 लेते हैं। अब ये तो हमारा क्या है, सॉल्ट है, तो ये तो पूरा टूट जाएगा हमारा, कैसे, NH4 प्लस और CH3COO माइनस में। अब ये दोनों ही देखो वीक हो गया, ये तो क्या हो गया बच्चों, NH4OH बना लेगा और ये क्या बना लेगा, CH3COOH बना लेगा। तो ये क्या करेगा, पूर्ण हाइड्रोलाइसिस में भागीदारी करता है। ठीक है, तो तीन प्रकार के हमारे क्या होते हैं बच्चों, हाइड्रोलाइसिस होते हैं। पहला होता है कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस, जिसमें केवल कैटायन भाग लेता है। कैटायन कब आएगा, जब वीक बेस होगा और स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। दूसरा होता है हमारा एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। एनायनिक हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, जिसमें केवल एनायन यानी कि ऋणायन भाग लेता है, यानी जल के साथ अभिक्रिया करता है। और ऋणायन कब आएगा, जब हमारा वीक एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्लियर। और तीसरा होता है हमारा पूर्ण हाइड्रोलाइसिस। पूर्ण हाइड्रोलाइसिस कब होता है, जब हमारे दोनों ही सेक्शन वीक से आए, यानी ऐसा लवण जो वीक एसिड और वीक बेस से बना होता है
वो पूर्ण हाइड्रोलाइसिस होता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वो तो हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। क्लियर पॉइंट। तो बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि हम जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लेक्चर्स जो भी आ रहे हैं वो आप तक पहुँच सके, आपको अवेलेबल हो सके, तो आप आज ही हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है बच्चों 180021217999। ठीक है बच्चों, तो इस पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और हमारे वीडियो लेक्चर्स आप तक पहुंच जाएंगे।